बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले डालते हैं हेडलाइंस पर नजर। अरुणाचल प्रदेश में मिले वैनेडियम धातु की मौजूदगी के पुख्ता सबूत। कार्बोनेशियस फाइलाइट चट्टानों में मिला दुर्लभ धातु का भंडार। वैनेडियम का बड़ा उपभोक्ता देश है भारत। सुप्रीम कोर्ट ने साफ पानी को बताया नागरिकों का मौलिक अधिकार। इस अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बताया संरक्षित। केंद्र समेत 5 राज्यों को जारी किया नोटिस। एक अमेरिकी जर्नल ने कीटों की आबादी में हो रही कमी पर जताई चिंता। 56 वैज्ञानिकों द्वारा लिखे गए शोध का हुआ प्रकाशन। जलवायु परिवर्तन और कीटनाशक जैसी कई वजहों को बताया जिम्मेदार। यूएसटीआर ने डिजिटल सेवा कर को लेकर भारत समेत कई देशों पर लगाया भेदभाव का आरोप। यूएस ट्रेड अधिनियम की धारा 301 के तहत दी गई कार्रवाई की धमकी। भारत ने खारिज किया है आरोप। और अमेरिका द्वारा जारी एक दस्तावेज में भारत की हुई तारीफ। इंडो पैसिफिक की सुरक्षा बनाए रखने में भारत को बताया लीडर। भारत की एक्ट ईस्ट नीति का भी किया समर्थन। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम नामक धातु की मौजूदगी के पुख्ता सबूत मिले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही खोज के दौरान वैनेडियम के भंडार का पता चला। भूवैज्ञानिकों ने जल्द ही वैनेडियम को प्राप्त कर लेने का भरोसा जताया है। अरुणाचल प्रदेश में पापुम पारे जिले के डेपो और तमांग क्षेत्रों में पैलियो प्रोटेरोजाइक युग की कार्बोनेशियस फाइलाइट चट्टानों में वैनेडियम के होने की जानकारी मिली है। भारत में वैनेडियम के प्राथमिक निक्षेप पर यह पहली रिपोर्ट है। अरुणाचल प्रदेश में मिला वैनेडियम भूगर्भीय रूप से चीन में मिलने वाले स्टोन कोल वैनेडियम के समान है। वैनेडियम की यह व्यापक मौजूदगी 16% तक के निश्चित कार्बन वाले ग्रेफाइट से जुड़ी है। भूवैज्ञानिकों ने डेपो क्षेत्र में 6 किलोमीटर से अधिक की लंबाई तक लगभग 7 मीटर मोटे कार्बोनेशियस फाइलाइट की 2 पट्टियों की खोज की। इससे राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी वैनेडियम के होने की उम्मीद बढ़ी है। गौरतलब है कि भारत वैनेडियम का एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता देश है, लेकिन इसे रणनीतिक धातु का प्राथमिक उत्पादक देश नहीं है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक 2017 में भारत ने वैनेडियम के कुल वैश्विक उत्पादन का 4% उपभोग किया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम के भंडार मिलने के बाद भारत के उपभोक्ता बनने के साथ साथ उत्पादक बनने की भी उम्मीद जगी है। मौजूदा वक्त में वैनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन में है। इसके बाद क्रमशः रूस और दक्षिण अफ्रीका का स्थान आता है। आपको बता दें कि वैनेडियम एक दुर्लभ तत्व है जो आमतौर पर प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में नहीं मिलता। यह एक ट्रांजिशन मेटल है जो कठोर, सिल्की, ग्रे, मुलायम और लचीला होता है। उधर एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च के हालिया सर्वेक्षणों में कर्नाटक में लिथियम संसाधनों की मौजूदगी का पता चला है। कर्नाटक के मांड्या जिले के मार्लागाला अल्लापट्टना क्षेत्र में इसका पता चला। इस क्षेत्र की आग्नेय चट्टानों में 1600 टन लिथियम संसाधनों की मौजूदगी देखी गई है। हालांकि अधिकारियों ने इस खोज के बाबत 2 चिंताएं भी जताई हैं। पहली यह कि इस नई खोज को इंफ्रारेड श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में उन संसाधनों को शामिल किया जाता है जिनकी मात्रा और ग्रेड या गुणवत्ता का अनुमान सीमित भूगर्भीय साक्ष्यों एवं नमूनों के आधार पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए खाइयों, गड्ढों, कामकाज और ड्रिल छेद जैसे स्थानों से एकत्रित जानकारी के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। लिहाजा ऐसी जानकारियों की विश्वसनीयता कम होती है। दूसरी यह कि बोलीविया में 21 मिलियन टन, अर्जेंटीना में 17 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया में 6.3 मिलियन टन और चीन में 4.5 मिलियन टन के बरक्स भारत में खोजा गया लिथियम भंडार बहुत छोटा है। अधिकारियों के मुताबिक भारत लिथियम वैल्यू चेन में काफी देर से शामिल हुआ है। वह एक ऐसे समय में बाजार में प्रवेश कर रहा है जब इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग अपने विकास के नए दौर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च परमाणु ऊर्जा विभाग की सबसे पुरानी इकाई है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948 और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। हाल ही में NMQTA यानी नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के लिए तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। अगले 2 माह में इस मिशन को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2020-21 में लॉन्च किए गए NMQTA पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है।
NMQTA एक अंतर मंत्रालयी मिशन है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसकी नोडल एजेंसी है। क्वांटम टेक्नोलॉजी की अहमियत को समझते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने क्वेस्ट यानी क्वांटम एनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इससे संबंधित अनुसंधानों में तेजी लाने के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई। इस मिशन का मकसद दूसरी क्वांटम क्रांति के बीच क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी तकनीकों का विकास करना और अमेरिका तथा चीन जैसे देशों की फहरिस्त में भारत को शामिल कराना है। आपको बता दें कि क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें क्वांटम इंटेंगलमेंट और क्वांटम सुपरपोजिशन शामिल हैं। इस क्रांतिकारी तकनीक के पहले चरण ने प्रकाश और पदार्थ की अंतःक्रिया सहित भौतिक जगत के बारे में हमारी समझ विकसित करने के लिए आधार प्रदान किया और लेजर एवं अर्धचालक ट्रांजिस्टर जैसे आविष्कारों को बढ़ावा दिया। मौजूदा वक्त में क्वांटम टेक्नोलॉजी की एक दूसरी क्रांति देखी जा रही है, जिसका मकसद कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्वांटम मैकेनिक्स के गुणों का प्रयोग करना है। हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ पानी को नागरिकों का मौलिक अधिकार बताया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य यह सुविधा मुहैया कराने के लिए बाध्य है। दिल्ली जल बोर्ड की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार और मानव गरिमा के साथ जीने का हक देता है। स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त जल के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के व्यापक दायरे में संरक्षित किया गया है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दायर याचिका में पड़ोसी राज्य हरियाणा द्वारा यमुना में छोड़े जाने वाले पानी को प्रदूषित बताया गया था। बोर्ड के मुताबिक पानी में मौजूद अमोनिया क्लोरीन के साथ मिलने पर कार्सिनोजेनिक हो जाता है, जो कैंसर का कारण बनता है। लिहाजा प्रदूषित जल पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्र सरकार के अलावा 5 राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यमुना नदी के किनारे स्थित देश भर की उन सभी नगरपालिकाओं की पहचान करने का निर्देश दिया है जिन्होंने जरूरत के मुताबिक सीवेज के लिए उपचार संयंत्र स्थापित नहीं किए। अदालत ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 243W में नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों को उन योजनाओं के पालन के निर्देश दिए गए हैं जो उन्हें सौंपी जाएं। इसमें अनुसूची 12 के तहत शामिल सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विषयों का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 5 राज्यों को नोटिस जारी किया है उनमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। बीते 12 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी राष्ट्रीय युवा संसद के विदाई समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत की राजनीति में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का विचार 2017 में प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में रखा था। इसके बाद पहला महोत्सव 2019 में 12 जनवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था। दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की बात करें तो इसे पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया गया था। 11 से 12 जनवरी तक चली इस युवा संसद की थीम बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी थी। इसी क्रम में इस साल 1 से 5 जनवरी के बीच राज्य युवा संसद का आयोजन भी किया गया। युवा संसद का खास मकसद 18 साल से लेकर 25 साल से कम उम्र तक के युवाओं को एक सशक्त मंच देना है ताकि उन्हें सार्वजनिक मुद्दों के साथ जोड़ा जा सके और 2022 के लिए नए भारत के विजन के लिए वे अपनी राय भी रख सकें। युवा संसद में भाग लेने वाले युवाओं की उम्र भी 18 साल से लेकर 25 साल से कम होनी चाहिए। हालांकि इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि वे किसी शैक्षणिक संस्थान के विद्यार्थी हों। लेजिस्लेटर्स को अयोग्य किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। दरअसल कोर्ट में दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी एक याचिका दायर की गई थी। इसमें अपील की गई थी कि अगर किसी सांसद या विधायक को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसे बाकी बचे कार्यकाल में भी उपचुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। यह याचिका कर्नाटक, मध्य प्रदेश के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए दायर की गई थी। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 172 का जिक्र भी किया गया। अनुच्छेद 172 में राज्य के विधानमंडल की अवधि का जिक्र है, जिसके मुताबिक राज्य की विधानसभा का कार्यकाल उसके पहले अधिवेशन से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो आम भाषा में हम इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं।
इस अनुसूची को संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के जरिए जोड़ा गया था। यह अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 से संबंधित है। इसके तहत कुछ आधारों पर सांसदों और विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अपने दल को छोड़ किसी और दल की सदस्यता ले लेने या अपने दल के निर्देश के विरुद्ध किसी मुद्दे पर वोट करने या अनुपस्थित रहने की स्थिति जैसे मामलों में सदन के पीठासीन अधिकारी का फैसला अंतिम होता है। हालांकि कोर्ट के मुताबिक इस फैसले की समीक्षा भी की जा सकती है। 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। कोर्ट के मुताबिक विधि पूर्वक विवाह करने वाले दो लोगों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे इस कानून के तहत 30 दिन की अनिवार्य सूचना दें। दरअसल विशेष विवाह अधिनियम 1954 विवाह को कानूनी रूप से संपन्न करने के लिए बनाया गया था। इसकी धारा 5 के मुताबिक इस कानून के तहत विवाह संपन्न करने के लिए जरूरी है कि दोनों पार्टीज जिले के विवाह अधिकारी को नोटिस दें। बाद में वह अधिकारी इस नोटिस को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित करता है ताकि उस पर आपत्ति दर्ज की जा सके। इसी प्रावधान पर कोर्ट का मानना है कि अब शादी करने वाले जोड़े को अधिकार होगा कि वे नोटिस प्रकाशित न करने के विकल्प को भी चुन सकें। हालांकि आपत्ति न होने पर नोटिस प्रकाशित किया जा सकेगा। इसके उलट अगर जोड़े की इच्छा के इतर नोटिस चस्पा किया जाता है तो यह दोनों की निजता का उल्लंघन होगा, जो कि एक मूल अधिकार माना गया है। फैसले के दौरान पीठ ने निजता के मामले में आधार और चुने हुए व्यक्ति से शादी करने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का भी जिक्र किया। विशेष विवाह अधिनियम की बात करें तो इससे पहले 1872 का कानून लागू था, जो कि ब्रिटिश शासन में बनाया गया था। 1954 का यह कानून शादी के लिए योग्य दो व्यक्तियों को अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए कानूनी संरक्षण देता है। छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने देश भर से 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को गोद लेने का ऐलान किया है। इसका मकसद छात्रों को अंतरिक्ष शिक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नवाचारों के लिए प्रोत्साहित करना है। यह फैसला इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और अटल इनोवेशन मिशन ने संयुक्त रूप से लिया। इस सहयोग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो छात्रों को 21वीं सदी की अत्याधुनिक तकनीकों से लैस कोचिंग और मेंटरिंग की सुविधा प्रदान करेगा। इसमें अंतरिक्ष से जुड़ी शिक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने अब तक देश भर में 7000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए हैं। ये लैब्स कक्षा 6 से 12 तक में पढ़ने वाले 3 मिलियन से अधिक छात्रों की समस्या हल करने, टिंकरिंग और इनोवेटिव माइंडसेट हासिल करने में सक्षम बनाते हैं। छोटे बच्चों को स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की अवधारणाओं को समझने के लिए उपकरणों के साथ काम करने का मौका मिलता है। छात्रों के बीच आविष्कार को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों और समस्या को हल करने की कार्यशालाओं आदि के लिए समय समय पर विभिन्न गतिविधियों का संचालन करते हैं। सरकार ने 17 जनवरी से शुरू होने वाले नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को फिलहाल रोक दिया है। यह कार्यक्रम अब 31 जनवरी को आयोजित होगा। राज्यों को पत्र जारी कर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए आकस्मिक गतिविधियों को वजह बताया है। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि मंत्रालय ने यह फैसला 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीन ड्राइव के चलते लिया। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे को आमतौर पर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है, जिसके तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा दी जाती है। पोलियो उन्मूलन की बात करें तो इसके लिए पहली बार 1988 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद 1988 में ही ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पोलियो की शुरुआत हुई। इसी को देखते हुए 1995 में भारत में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के तहत हर साल उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टीकाकरण चक्र चलता है। देश में पोलियो उन्मूलन पर नजर डालें तो 2012 में ही WHO ने भारत को पोलियो वायरस ट्रांसमिशन से ग्रस्त देशों की सूची से हटा दिया था। भारत में पोलियो का आखिरी मामला 2011 में हावड़ा में पाया गया था। दरअसल पोलियो माइलिटिस बीमारी पोलियो वायरस के चलते होती है, जिससे शरीर में अपंगता आ सकती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, जिसके चलते व्यक्ति के स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान हो सकता है। हाल ही में हुए एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में कीटों की आबादी खतरनाक दर से कम हो रही है।
प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज नामक एक प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित एक शोध में यह बात सामने आई। 56 वैज्ञानिकों द्वारा लिखे गए इस शोध से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन, कीटनाशक, शाकनाशी, लाइट पॉल्यूशन, आक्रामक प्रजातियों एवं कृषि व भूमि उपयोग में बदलाव के कारण भारी संख्या में इनकी मृत्यु हो रही है। इस कारण हर साल संभवतः 1 से 2% कीटों की कमी हो रही है। 2 जाने माने कीट मधुमक्खी और मोनार्क तितलियों को कीटों की समस्याओं और उनमें आ रही गिरावट के लिए उदाहरण के तौर पर पेश किया गया है। शोध के मुताबिक रोग, परजीवी, कीटनाशक और भोजन की कमी के चलते इनकी आबादी में नाटकीय रूप से गिरावट आई है। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी साफ किया है कि सभी कीड़े तेजी से नहीं घट रहे हैं, कुछ फल फूल भी रहे हैं। उनके मुताबिक कीटों की पर्याप्त आबादी कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां वे दुनिया की खाद्य आपूर्ति में सहयोग करते हैं, वहीं वे परागण के जरिए फूलों के उत्पादन में भी मदद करते हैं। परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे के नर भाग से पौधे के मादा भाग में पराग कणों का हस्तांतरण होता है। इसके बाद निषेचन और बीजों का उत्पादन मुमकिन हो पाता है। बीते 11 जनवरी को जैव विविधता पर वन प्लैनेट समिट संपन्न हुआ। पेरिस में हुए इस सम्मेलन को फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक ने मिलकर आयोजित किया था। इसका मकसद वैश्विक स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए मंच तैयार करना है। इस सम्मेलन में लगभग 50 देश शामिल हुए, जिन्होंने इस बात पर अपनी प्रतिबद्धता जताई कि वे कुल भूमि और समुद्र के 30% हिस्से को बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। सम्मेलन में भारत, रूस और ब्राजील के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। वहीं अमेरिका की तरफ से किसी अधिकारी ने इसमें शिरकत नहीं की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में इन देशों ने 2030 तक प्रजातियों के विलुप्त होने और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए एक साथ आने की बात कही है। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल का जिक्र किया। आपको बता दें कि यह गठबंधन एक अंतर सरकारी समूह है जो स्पीशीज पर बढ़ते खतरे को रोकने और पारितंत्र को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर काम करता है। इस गठबंधन को 2019 में कोस्टारिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर लॉन्च किया था। अब इसमें 50 देश शामिल हो चुके हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के 146 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों पर मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन यानी प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन जारी किया है। इस सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश स्थित कछुआ वन्य जीव अभयारण्य का प्रदर्शन सबसे खराब पाया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ने सर्वेक्षण किए गए संरक्षित क्षेत्रों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। वर्तमान मूल्यांकन के परिणाम औसतन 62.01% अंक के साथ उत्साहजनक रहे हैं, जो 56% वैश्विक औसत से ज्यादा है। मूल्यांकन के इस चरण के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2006 से 2019 तक सभी स्थलीय राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीव अभयारण्यों के मूल्यांकन के एक चक्र को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मंत्रालय के मुताबिक संरक्षित क्षेत्रों का मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इन क्षेत्रों के लिए एक मुख्य साधन के रूप में उभरा है। सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन प्रणालियों की क्षमताओं और कमजोरियों को समझने में इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मंत्रालय ने ऐलान किया है कि 2021 से हर साल 10 सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यानों, 5 तटीय और समुद्री पार्कों एवं देश के शीर्ष 5 चिड़ियाघरों की रैंकिंग की जाएगी और फिर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपने संरक्षित क्षेत्रों को 4 कानूनी श्रेणियों राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व में बांटा है। इस अधिनियम के तहत 903 संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क है जो अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5% कवर करता है। इनमें 101 राष्ट्रीय उद्यान, 553 वन्य जीव अभयारण्य, 86 कंजर्वेशन रिजर्व और 163 सामुदायिक रिजर्व हैं। यूएसटीआर यानी संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने डिजिटल सेवा कर को लेकर भारत, इटली और तुर्की पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उसके मुताबिक ये कर गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव करते हैं, इसलिए यह कर व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय कर सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। यह मूल्यांकन यूएस ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत जांच के बाद सामने आया है। भारत के संदर्भ में यूएसटीआर ने कहा
कि यह कर व्यवस्था भारतीय कंपनियों को छूट देती है, जबकि गैर भारतीय फर्मों को नुकसान पहुंचाती है। इससे प्रौद्योगिकी उद्योग में पैर जमा चुकी अमेरिकी कंपनियां खासा प्रभावित होती हैं। यूएसटीआर का कहना है कि डिजिटल सेवा कर का नुकसान उठाने वाली 119 कंपनियों की पहचान की गई है, जिनमें 86 अमेरिकी कंपनियां हैं। इसलिए यूएस ट्रेड अधिनियम की धारा 301 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि भारत ने कहा है कि 2% इक्वलाइजेशन लेवी उन गैर निवासी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर लागू होती है जिनका भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है। इस लेवी के लिए 2 करोड़ रुपए की सीमा है, जो भारत में व्यापार करने वाले दुनिया भर के सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए समान रूप से लागू होता है। लिहाजा यह लेवी किसी भी अमेरिकी कंपनी के साथ भेदभाव नहीं करती। आपको बता दें कि वित्त अधिनियम 2020 में 2 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वाले गैर निवासी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स द्वारा किए जाने वाले व्यापार और सेवाओं पर 2% डिजिटल सेवा कर लागू करने के लिए संशोधन किया गया था। यह संशोधन 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने हाल ही में एक ई पोर्टल लॉन्च किया। यह ऑटोमेटेड ई पोर्टल खास तौर पर कर चोरी को रोकने के मकसद से लॉन्च किया गया है। हालांकि इस पोर्टल पर लोग बेनामी संपत्ति और विदेशी अज्ञात संपत्तियों पर भी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि यह पहल कर चोरी रोकने और ई गवर्नेंस के मामले में बड़ा कदम है। आपको बता दें कि इस पोर्टल पर वे लोग शिकायत कर सकेंगे जिनके पास पैन या आधार कार्ड है। कार्ड धारक न होने की स्थिति में वन टाइम पासवर्ड का सहारा लिया जा सकता है। इस पोर्टल पर 3 कानूनों मसलन इनकम टैक्स एक्ट, ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट के उल्लंघन के आधार पर शिकायत की जा सकेगी। सीबीडीटी एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत हुई थी। इसके मुख्य कार्यों में प्रत्यक्ष कर जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स आदि की उगाही और उन्हें वसूलना शामिल है। इस बोर्ड के बनने से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अस्तित्व में था, जिसका गठन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924 के तहत किया गया था। बाद में सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत 1924 के पुराने कानून को खत्म कर दिया गया। साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जगह 2 नए बोर्ड्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का गठन किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज इंडिया फोरम 2021 का आयोजन कर रहा है। भारत इस परियोजना में भाग लेने वाले 5 देशों में से एक है। इसमें भारत के अलावा ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको को भी शामिल किया गया है। इस परियोजना के तहत कई पहलें की गई हैं, जिसका मकसद भारत में इकोसिस्टम अकाउंटिंग यानी पारिस्थितिक लेखांकन के सिद्धांत और व्यवहार को आगे बढ़ाना है। नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग यानी प्राकृतिक पूंजी लेखा एक व्यापक शब्द है जो प्राकृतिक पूंजी के स्टॉक और फ्लो को मापने और रिपोर्ट करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका सुझाता है। यहाँ प्राकृतिक पूंजी का आशय अक्षय और गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधनों के भंडार से है, जो लोगों के जीवन यापन के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। यह एक उपकरण है जो देश की प्राकृतिक संपत्ति के कुल जमा को मापने और अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी तथा हमारे पर्यावरण के बीच संबंध पर नजरिया विकसित करने में हमारी मदद करता है। यह परियोजना यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग और सेक्रेटेरिएट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है। इसे भारत में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के सहयोग से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच अमेरिका ने एक दस्तावेज जारी कर भारत को चीन पर बढ़त हासिल करने में सक्षम देश बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास सीमा पर चीन की उकसाने वाली कार्रवाई का जवाब देने की क्षमता है। भारत को मजबूत देश बताते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत समान सोच रखने वाले देशों के सहयोग से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के खिलाफ शक्ति संतुलन बनाने पर काम कर सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए यूएस स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क दस्तावेज में कहा गया है कि भारत सुरक्षा मामलों पर अमेरिका का पसंदीदा साझेदार है।
दोनों देश दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया और आपसी चिंता वाले अन्य क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा बनाए रखने और चीनी प्रभाव को रोकने में सहयोग करते हैं। 10 पन्नों वाले इस दस्तावेज में कहा गया है कि भारत दक्षिण एशिया में अग्रणी है और वह इंडो पैसिफिक की सुरक्षा बनाए रखने में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट में अमेरिका को भारत की एक्ट ईस्ट नीति और वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा का समर्थक बताया गया है। इसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर यूएस, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के विजन के साथ भारत के सहयोग की कोशिशों का समर्थन करने की बात भी कही गई है। दस्तावेज में राजनयिक, सैन्य और खुफिया माध्यमों से भारत को सहयोग देने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि चीन के साथ सीमा विवाद समेत महाद्वीप की अन्य चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सके। इस दस्तावेज में भारत और चीन के अलावा उत्तर कोरिया और रूस का भी जिक्र किया गया है। इसमें रूस को अमेरिका, चीन और भारत के सापेक्ष हाशिए पर मौजूद खिलाड़ी बताया गया है। वहीं उत्तर कोरिया सरकार को सलाह दी गई है कि परमाणु हथियारों को त्यागना ही उसके लिए हितकारी होगा। 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के बाद अब भारत इस परिषद के 3 अहम निकायों की अध्यक्षता भी करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने इसकी जानकारी दी। खबर के मुताबिक भारत आतंकवाद रोधी समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा। आतंकवाद रोधी समिति की स्थापना सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में हुए आतंकी हमले की घटना के तुरंत बाद की गई थी। इससे पहले 2011-12 में भी भारत इस समिति की अध्यक्षता कर चुका है। खबर के मुताबिक अब 2022 में भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। लीबिया प्रतिबंध समिति की बात करें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक निकाय है। इसे 1970 की प्रतिबंध समिति भी कहा जाता है, जो प्रतिबंधों को लागू करती है। इसमें लीबिया में 2 तरफा हथियार प्रतिबंध, यात्रा प्रतिबंध, पेट्रोलियम वगैरह के अवैध निर्यात जैसे मुद्दे शामिल हैं। वहीं तालिबान प्रतिबंध समिति को 1988 की प्रतिबंध समिति भी कहा जाता है। यह समिति तालिबान से जुड़े किसी भी व्यक्ति, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के साथ प्रतिबंधों की निगरानी करती है। यह समिति अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिहाज से महत्व रखती है। एक ऐसे समय में जब भारत अफगानिस्तान में कई विकास कार्यों में सहयोग कर रहा है, तब तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बनना भारत के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। बीते दिनों भारत अरब सहयोग मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। अरब भारत सहयोग मंच की इस तरह की यह तीसरी वार्ता थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों तरफ के अधिकारियों ने व्यापार और निवेश को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर भी आपसी सहयोग पर चर्चा की गई। इसके अलावा दोनों पक्षों ने ऊर्जा और पर्यावरण, कृषि और खाद्य सुरक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही आने वाले दिनों में इस फोरम की दूसरी मंत्री स्तरीय वार्ता कराने पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि अरब भारत सहयोग मंच की पहली मंत्री स्तरीय बैठक 2016 में हुई थी, जिसमें मनामा घोषणा पत्र को अपनाया गया था। अरब लीग की बात करें तो इस संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसमें 22 देश शामिल हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सैन्य मामलों में सहयोग स्थापित करना है। अरब लीग चार्टर की स्थापना खास तौर पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद अरब क्षेत्र में हुई उथल पुथल के जवाब में की गई थी। वहीं फिलिस्तीन भू क्षेत्र में यहूदी राज्य बनाए जाने के विरोध में भी इस संगठन को देखा जाता है। अरब लीग में अल्जीरिया, कतर, बहरीन, लेबनान, इराक और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जल्द ही संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय आपदा बचाव अभियान का हिस्सा बन सकता है। इसके बाद एनडीआरएफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी के तौर पर जाना जाएगा। हालांकि एनडीआरएफ इससे पहले भी नेपाल और जापान जैसे देशों में अपनी सेवाएं दे चुका है, लेकिन यह दोनों देशों का द्विपक्षीय फैसला था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता मिल जाने के बाद एनडीआरएफ इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मंजूरी के तहत काम करेगा। खबर के मुताबिक INSARAG यानी इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप द्वारा एनडीआरएफ को मान्यता दी जाएगी। इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप शहरी खोज और बचाव संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तहत काम करने वाला विशेष संगठन है। दुनिया भर के 90 से अधिक देश इससे संबद्ध हैं। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और इसका सचिवालय जेनेवा में स्थित है। INSARAG का मुख्य उद्देश्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स के बीच समन्वय स्थापित करना है।
ये टीम्स मुख्य रूप से भूकंप जैसी विनाशकारी घटनाओं का सामना करने वाले देशों में बचाव कार्यों के लिए उपलब्ध रहती हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर फॉरेस्ट डिवीजन में हाल ही में एक सर्वे किया गया था। इसमें करीब 275 बर्ड्स और 229 बटरफ्लाई स्पीशीज का दस्तावेजीकरण किया गया। स्थानीय वन विभाग के मुताबिक इस बार खास बात यह है कि 2019 के मुकाबले 2020 में इन स्पीशीज की संख्या बढ़ गई है, यानी जैव विविधता में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। इनमें ज़्यादातर वाटर बर्ड्स, रैप्टर्स, बर्बेट्स आदि की प्रजातियों का डॉक्यूमेंटेशन किया गया। यह सर्वे कोयम्बटूर नेचर सोसाइटी, द नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया ने मिलकर किया था। द नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्था है। यह संस्था तमिलनाडु में खासकर तितलियों की प्रजातियों से जुड़े डेटा को कलेक्ट करती है। पारितंत्र में तितलियों के महत्व की बात करें तो तितलियों की ज्यादा संख्या हमें वातावरण के स्वस्थ और स्वच्छ होने का संकेत देती है, जबकि खाद्य श्रृंखला में भी तितलियों की बड़ी भूमिका है। ये चिड़ियों आदि के लिए भोजन का बड़ा स्रोत होती हैं। नोयल नदी के तट पर स्थित कोयम्बटूर फॉरेस्ट डिवीजन पश्चिमी घाटों का ही एक हिस्सा है। यह तमिलनाडु का सबसे औद्योगिकृत शहर है, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर या दक्षिण भारत की कपड़ा राजधानी भी कहा जाता है। आइए अब जल्दी से डालते हैं मैप वाले सेक्शन पर एक नजर। मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। यह एक द्वीप समूह है जिसमें लगभग 18,000 के आसपास द्वीप शामिल है। इसकी गिनती दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े देशों में होती है, जिसका अधिकतम आयाम पूर्व से लेकर पश्चिम तक 5100 किलोमीटर और उत्तर से लेकर दक्षिण तक 1800 किलोमीटर है। इसके द्वीपों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। वो है सुमात्रा, जावा, कालीमंतान और सुलावेसी। कालीमंतान में बोर्नियो के 2/3 द्वीप शामिल हैं। बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह 7,48,168 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। इसकी राजधानी जकार्ता जावा के उत्तरी तट पर स्थित है। इसके अलावा मेदान, बांगडुंग, सुराबाया और देपोक आदि बड़े शहरों में शुमार किए जाते हैं। इंडोनेशिया सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। यहाँ पर लगभग 227 मिलियन मुस्लिम रहते हैं। ये जितना भी आप एरिया देख पा रहे हैं, डार्क ग्रीन और जो लाइट ग्रीन से शेडेड है, ये सारा जो है मतलब मुस्लिम एरिया है और यहाँ पर जो है मुस्लिम आबादी रहती है। इसकी तटीय लंबाई 54,716 किलोमीटर है। यह अपनी तटीय सीमाएं हिंद महासागर, मलक्का जलडमरू मध्य, दक्षिण चीन सागर, जावा सागर, इसके अलावा मलक्कू सागर, प्रशांत महासागर, अराफुरा सागर, तिमोर सागर इनसे साझा करता है। यह बोर्नियो के उत्तर में स्थित मलेशिया से सीमा साझा करता है। साथ ही यह पापुआ न्यू गिनी और पूर्वी तिमोर के साथ भी यह सीमाएं साझा करता है। इसकी महत्वपूर्ण नदियां हरी, काम्पर, कपुआ, कायर, मूसी हैं और हाल ही में केरल राज्य बर्ड फ्लू के कारण चर्चा में है। इसलिए अगले बुलेटिन में हम से चल रहे झगड़े के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कृषि सुधारों से जुड़े 3 कानूनों के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में एक समिति का गठन भी किया है। समिति में ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, कृषि अर्थव्यवस्था के जानकार प्रमोद कुमार जोशी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक अशोक गुलाटी और शेटकारी संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष अनिल धानवट शामिल हैं।
सैन्य बलों में एडल्ट्री यानी व्यभिचारिता या जार कर्म को अपराध की स्थिति में बनाए रखने के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब कोर्ट इस पर आगे फैसला देगा। दरअसल भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में एडल्ट्री को अपराध माना गया है, जिसके तहत केवल पुरुष को ही अपराधी मानने का जिक्र है। हालांकि कोर्ट ने 2018 में आईपीसी की इस धारा को अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन के आधार पर रद्द घोषित कर दिया था। भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल को डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। विभिन्न भागों के डिजाइन और प्रोटोटाइप में 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया का उपयोग किया गया है। इस पिस्तौल को अस्मी नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत। हर दूसरे साल होने वाले अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 के दूसरे संस्करण का हाल ही में आयोजन किया गया। इस अभ्यास में समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में मौजूद देश के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मत्स्य पालन करने वाले और तटवर्ती इलाकों में रहने वाले समुदाय भी शामिल हुए। भारतीय नौसेना ने इस समुद्री रक्षा अभ्यास का समन्वय किया। समुद्री रक्षा अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन जनवरी 2019 में हुआ था। हाल ही में पुरातत्वविदों ने इंडोनेशिया में 45,000 साल से भी पुरानी गुफा चित्रकारी की खोज की है। इस गुफा चित्रकारी को अभी तक खोजी गई दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी माना जा रहा है। इस गुफा चित्रकारी की खोज इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप से की गई है। आपको बता दें कि गुफा में सुलावेसी द्वीप में स्थानीय रूप से पाए जाने वाले जंगली सुअर का चित्र बना हुआ है। बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और यूएई के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एमओयू पर अपनी मंजूरी दी। इस एमओयू के तहत दोनों देशों की संबंधित संस्थाएं मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान और समुद्री सेवाओं पर ज्ञान, डेटा और उत्पादों के साझा करेगी। समुद्री सेवाओं में राडार, सैटेलाइट, सिस्मिक स्टेशंस आदि से जुड़ी सूचनाएं होंगी। वहीं सुनामी की फोरकास्टिंग के लिए सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर के मामले में भी सहयोग पर समझौता हुआ। बीते दिनों भारत और वियतनाम के बीच 13वें दौर की रक्षा सुरक्षा वार्ता संपन्न हुई। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही समग्र सामरिक साझेदारी के तहत सैन्य बलों के बीच समन्वय पर भी समीक्षा हुई। बैठक में दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और तकनीकी सहयोग में मजबूत समन्वय पर जोर दिया। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे हो गए। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। बता दें कि पीएमएफबीवाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की फ्लैगशिप फसल बीमा योजना है। इसके तहत किसानों को आपदा के चलते खेती को होने वाले नुकसान से सुरक्षा देने की गारंटी दी जाती है। योजना के तहत किसानों को कुल बीमा कवर पर रबी फसल के लिए अधिकतम 1.5% और खरीफ के लिए 2% हिस्से का भुगतान करना पड़ता है। हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण को लॉन्च किया गया। इस नए चरण में सभी राज्यों के 600 जिलों को कवर किया जाएगा। नए चरण में खास ध्यान नई पीढ़ी और कोविड से जुड़े कौशल पर रहेगा। बता दें कि पीएमकेवीवाई को 2015 में लॉन्च किया गया था। देश में युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण देना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की इस फ्लैगशिप स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। ओलिव रिडले टर्टल के संरक्षण के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में इन टर्टल्स की टैगिंग शुरू कर दी है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य ओलिव रिडले टर्टल्स के प्रवास के मार्ग को ट्रैक करना है। बता दें कि ओलिव रिडले टर्टल दुनिया के सबसे छोटे टर्टल्स में से एक है। ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के गर्मजल में पाए जाते हैं। इस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में सुमेध्य की सूची में रखा गया है। ये टर्टल समुद्री तटों पर बड़े स्तर पर नेस्टिंग करते हैं, जिसे अरीबड्डा कहते हैं। भारत में इसके लिए मुख्य स्थान ओडिशा का ऋषिकुल्या बीच है। नेचर पत्रिका में हाल ही में प्लेटिपस जीव का जिक्र किया गया। प्लेटिपस को आमतौर पर डकबिल भी कहते हैं। अनोखी शारीरिक संरचना वाले ये जीव मुख्य रूप से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जलीय भागों में पाए जाते हैं। प्लेटिपस स्तनपायी होते हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये अंडे भी देते हैं। ये जीव जलीय भाग और भूमि दोनों पर रह सकते हैं और ये मोनोट्रेमेस की कैटेगरी में आते हैं। नेचर प्लांट्स नामक एक जर्नल में छपे शोध के मुताबिक चीन के झेजियांग में उगने वाला एक विशेष प्रकार के चावल के पौधे में रोगजनक बर्कहोल्डरिया प्लांटरी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है। पौधे के बीज का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने पाया कि बीज के अंदर रहने वाले स्फिंगोमोनस मेलोनी नामक बैक्टीरिया ने पौधे को इस प्रतिरोध को हासिल करने में मदद की है। ये बैक्टीरिया एंथ्रालिनिक एसिड नामक एक एसिड का उत्पादन करते हैं, जो रोगाणु को रोककर फसल को बचाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सफाई और स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को 5वें राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया है। मंत्रालय ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए मई 2015 में एक राष्ट्रीय पहल कायाकल्प की शुरुआत की थी।
केरल के सबरीमाला मंदिर में हर साल आयोजित होने वाले मकर विलाक्कू पर्व में इस वर्ष पिछले साल की तुलना में श्रद्धालुओं की संख्या को कोविड महामारी के चलते कम रखा गया है। पिछले साल मकर विलाक्कू पर्व में श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख के आसपास थी। आपको बता दें कि मकर विलाक्कू पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सबरीमाला मंदिर में विशेष पूजा की जाती है।